नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की। और यदि आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इससे पहले हमारे कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका कारण है कि ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास केवल करंट अफेयर्स को ही कनेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अदर कंप्यूटर, आईटी आदि, और उनसे कोरिलेट होकर वर्तमान परिदृश्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक। यहाँ पर पहला टॉपिक हाल ही में चर्चा में है और आप खुद भी देखिए कि आप कितना इसको समझ पा रहे हैं विषय को। तो पहला क्वेश्चन है, आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 47th इंडिया आसियान समिट अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुरम में आयोजित हुआ। पहला, आसियान की स्थापना 5 संस्थापक सदस्यों द्वारा 8 अगस्त 1967 को की गई। वर्तमान में आसियान में सदस्य देशों की संख्या 11 है और अक्टूबर 2025 में ईस्ट तिमोर आसियान के में सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। तो इसमें गलत जो है वो है पहला, ये वाला। अब क्यों गलत है पहले तो समझिए। देखिए, नो डाउट आसियान की स्थापना 1967 में हुई। 5 फाउंडिंग मेंबर थे। धीरे धीरे इसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ी और अभी 2025 से पहले तक की स्थिति में देखें तो हमारे 10 मेंबर इसमें शामिल थे। अब ये मेंबर बढ़ के 11 हो गए ईस्ट तिमोर के आने से। अब आसियान में जो समिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक, जिन कंट्रीज के साथ वो अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, और एक है कि उनकी मेंबर कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है। तो आसियान की मेंबर कंट्रीज का समिट था 47th। ये याद रखिएगा, कोई पूछेगा अभी आसियान का जो ईयरली मेंबर कंट्री वाला समिट हुआ वो कब हुआ, तो आपको आंसर याद करना है कि वो 26 से 28 अक्टूबर 2025 को आसियान का 47 समिट हुआ है। नेक्स्ट समिट जो है वो फिलीपींस में होगा। नेक्स्ट यानी 2026 में जो समिट होगा वो फिलीपींस के अंतर्गत जो है वो होने वाला है। अब हमारा ये गलत क्यों हुआ प्रश्न, ये पहले समझें। तो इसके गलत होने का पहला कारण है कि हमारे और आसियान के रिलेशन में बात करें तो ये 22nd आसियान इंडिया समिट था और इसमें प्रधानमंत्री जी जाने वाले थे, बट वो वर्चुअली इसको एड्रेस करे और ये न्यूज़ में बहुत रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आने के कारण प्रधानमंत्री जी उनसे नहीं मिलना चाहते, हमारी ट्रेड डील को लेकर इश्यूज हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसको एड्रेस करेंगे। तो ये न्यूज़ में बहुत रहा। तो अब आपको वो कंफ्यूजन, ये सबको मालूम है कि यार आसियान की समिट जो है वो मलेशिया में हुई है, लेकिन क्या हमको याद है कि 22nd आसियान इंडो इंडिया समिट, ये प्रेस रिलीज है हमारा, तो ये लिखा हुआ है कि द 22nd आसियान इंडिया समिट वाज हेल्ड इन 26 अक्टूबर 2025। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट वर्चुअली इन द समिट। अब इसकी व्याख्या समझिए, आसियान की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ध्यान से देखिए आसियान के समिट। आसियान कह रहा है कि हम 5th समिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, 28th कर रहे हैं चाइना के साथ, 22nd कर रहे हैं इंडिया के साथ। मैंने इस पर क्लिक किया। 22वां, यानी हमारे और आसियान के रिलेशंस में ये 22वां जो है वो समिट था। तो ये लिखा हुआ है द 22nd आसियान इंडिया समिट वाज हेल्ड इन 26 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुरम मलेशिया। द समिट वाज चेयर्ड बाय द ऑनेबल, जो है वो फिर बाकी तो हमारे काम का कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। प्रश्नकर्ता को देख लीजिएगा कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो 47वां पूछ रहा है तो ओवरऑल वो आसियान के लिए, इंडिया आसियान के लिए नहीं है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए, जो आपको आएगा ही आएगा, नेक्स्ट ईयर आपको 101% आएगा। आसियान में जनरली मेंबर कंट्रीज के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। जब कोई नया मेंबर कंट्री किसी उसमें जुड़ता है, फॉर एग्जांपल नाटो में, ब्रिक्स में कोई नई मेंबर कंट्री आती है, तब वो एक लिस्ट दे देते हैं कि भाई इनमें से कौन सा इसका मेंबर नहीं है। चूंकि अभी तक आसियान में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 10 थी। अब जो अगर कहा जाए, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, म्यांमार है, ब्रुनेई है, आपका लाओस है, ठीक है, ये सब जो है वो आसियान के मेंबर थे। अब उन्होंने अक्टूबर में क्या करा, इसमें ईस्ट तिमोर को भी शामिल कर लिया। तो वो क्या करेगा, आपको चार, कोई तीन ऐसे दे देगा, जैसे मलेशिया दे दिया, लाओस दे दिया, इंडोनेशिया दे दिया, ईस्ट तिमोर दे दिया, एक कोई और कंट्री उठा के दे दी। ठीक है, अब उसके ऊपर है, एशिया में तो इतने सारे जो है वो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उसके ऊपर। तो इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है और ये एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम आसियान के सभी 11 मेंबर्स की लिस्ट याद करें।
यहाँ पर 2000 मतलब जो है 25 के समिट को इम्पोर्टेंट माने, क्योंकि ये इंडिया के न्यूज़ एजेंसीज में भी चर्चा में रहा। 1967 से आसियान जो है वो काम कर रहा है। इसमें वर्तमान में 11 मेंबर कंट्रीज हैं, एक ऑब्जर्वर है। ये आप याद रखें, पर ऑब्जर्वर कंट्रीज एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती, तो मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा। बाकी तो फिर मैंने ये बेसिक सा लगा दिया। जो फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में से ज्यादा उठाते हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो है वो उन्होंने लिख दिया कि ये सब फाउंडिंग मेंबर थे, पांच इसमें। ओवरऑल ये क्वेश्चन भी आपको 101% आ रहा है। 101%, 99 भी नहीं आ रहा, 101%। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इनिशिएटिव करने वाले हम भारत में पहले राज्य बन गए हम। साइबर भारत सेतु राष्ट्रीय साइबर अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया? पुणे, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु। आंसर है भोपाल। ये क्वेश्चन आपको 101% आएगा। क्यों आएगा? तो पहला है, साइबर सुरक्षा में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। MPCERT, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में जो साइबर अवेयरनेस है उसके ऊपर काम करने वाला जो सबसे चर्चित इंस्टीट्यूशन है वो है CERT-N। CERT-N है ना, ये याद रखिएगा। वो आपको अवेयरनेस के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराता रहता है। उसी तरह से हर राज्य के पास भी अपना एक, ठीक है, साइबर अगर कहा जाए अवेयरनेस के लिए पूरा के पूरा प्रोग्राम है। जैसे MP में CERT, हमारे यहाँ है MPCRT। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको तीन क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, विश्व में अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आप में पहला क्वेश्चन हो गया कि कोई पूछे कि भाई साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ कब मनाते हैं, तो अक्टूबर में, ये हो गया। दूसरा, वो नीचे लिख रहा है कि मध्य प्रदेश साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये भोपाल से ऑपरेट होती है, ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य बल्कि देश भर में कई मिसाल कायम की। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने साइबर भारत सेतु राष्ट्रीय साइबर अभ्यास का सफल आयोजन किया। ये याद रखिएगा। अभी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का एक एग्जाम है, उसमें आप मान के चलिए, ये लिख के रख लीजिए, अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उस एग्जाम का बच्चा 101% आएगा, क्योंकि CERT आपके सिलेबस में है। जब आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक है। तो साइबर भारत सेतु जो है वो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान का जो है वो आयोजन किया गया। इससे ज्यादा हमको याद नहीं रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि CERT जो है वो इस समय, जैसे यहाँ पर अगर आप सिंपल टाइप करो CERT, ये भारत में साइबर अवेयरनेस की दिशा में काम करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है। IT एक्ट 2000 के प्रावधानों के तहत CERT इन ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और इसमें आप नीचे जाओगे तो जैसे ये 7 नवंबर का देखिए ये आया। ठीक है, ये किसी मैलवेयर के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, इसके नीचे भी बताते रहते हैं, तो कभी आपको देखना हो कि अभी क्या चल रहा है, कौन से साइबर क्राइम में कौन से मैलवेयर है, स्पैमवेयर हैं, ये जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप इसकी वेबसाइट को फॉलो करके उनकी लिस्ट देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपकी अवेयरनेस देखना है अब हमें ना। सपोज मान के चलिए, अब देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे और कहाँ पूछे जाते हैं। थोड़ी देर के लिए पहले तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं। कार्बाइड गन के विस्फोट से उत्पन्न होने वाली वह कौन सी गैस है जिसके कारण गंभीर या स्थायी नेत्र क्षति हो सकती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एसिटिलीन। तो इसमें एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पहले तो समझिए, आपने कभी किसी गैस कटर वाले को देखा होगा ना, कहीं कहीं बेल्डिंग होती है, उसमें गैस बेल्डिंग होती है। तो गैस बेल्डिंग वाले क्या करते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ रिएक्ट करती है, यानी CaC, कैल्शियम कार्बाइड जो अगर कहा जाए CaCO2, तो एक गैस बनाती है। उस गैस को बोलते हैं एसिटिलीन गैस। और ये एसिटिलीन गैस थोड़ी फ्लेमेबल है। और इसी से जो अगर कहा जाए बेल्डिंग भी की जाती है गैस कटर वाले चीजों को काटने के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि आपने देखा कि कहीं कोई सड़क पे भीषण दुर्घटना हो गई, तो उन्होंने कहा भाई वो टैंकर में कोई कार फंस गई, तो उसको काटने के लिए हमने जो है वो गैस कटर वाले को बुलाया, गैस वेल्डिंग को वाले को बुलाया। वहां सभी एसिटिलीन गैस गैस कटिंग में यूज होती है। अब ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये जो एसिटिलीन गैस से ये जो गन बना रहे हैं ये लोग ये कोई क्रैकर नहीं है, फटाका नहीं है। इसे एक्सप्लोसिव, यानी ये विस्फोटक है, पहला, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अभी मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल में बहुत घटनाएं आई थी इसके कारण। तो अभी आपको नीचे दिख रहा है कि कार्बाइड गन प्रतिबंधित श्रेणी का उपकरण है, इसके विरुद्ध कार्रवाई
शस्त्र अधिनियम 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत की जाती है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये गैस बनाता है, इस गैस को बोलते हैं एसिटिलीन गैस। और ये गैस उस दबाव के कारण जब उसको खोलते हैं तो एक ब्लास्ट जैसी आवाज आती है। तो वो ब्लास्ट जो है वो फटाका नहीं है, वो विस्फोट है। तो विस्फोट से तेज आवाज आती है। अब आप समझिए प्रश्न कैसे आते हैं। सपोज आप किसी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, वो पूछेगा एसिटिलीन का फार्मूला क्या है। या सपोज मान के चलिए अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका निकला और आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू जिस दिन है उसी दिन ये कार्बाइड गन का पेपर में आर्टिकल आया, उसने आपसे पूछ लिया कि भाई ये एसिटिलीन क्या होती है और एसिटिलीन गैस का फार्मूला बता दो। हालांकि एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है। बट हम वहां बैठे ही नहीं प्लान करके, अरे ये क्यों पूछ लिया इसने मेरे को, एसिटिलीन की क्या अभी आवश्यकता पड़ गई। तब पता चला कि अरे यार ये अभी एसिटिलीन चर्चा में है, और ये गन चर्चा में, इसके कारण। तो आप यहाँ चार चीजें याद रखिए। फर्स्ट, केमिस्ट्री के हिसाब से एसिटिलीन का फार्मूला C2H2। ठीक है। दूसरा, कैल्शियम कार्बाइड कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको ऑलमोस्ट अभी तो, और बहुत सारी कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग बहुत सारी जगह पर होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम लोग यूज करें, पर अभी चूंकि हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उसमें हम ये बात करें कि उसका इस्तेमाल हम गैस में विस्फोटक के रूप में कर रहे हैं। बाकी जो आप पीला कलर का केला खाते हो पका हुआ, आप आज के बाद कभी भी दे, वो भी कार्बाइड से ही पकाया जाता है, उसको कैल्शियम कार्बाइड ही कहा जाता है। देखो पौधे, ज्यादा एक काम की चीज बता रहा हूँ सबको, पौधे बेचारे खुद एक गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, वो उनका हार्मोन है, उसको बोलते हैं एथेलिन। ये क्या करता है, रिपिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी फलों को पकाने का काम करता है। ये एकमात्र प्लांट हार्मोन है जो गैस फॉर्म में पाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं, उन्हें कैल्शियम कार्बाइड में, जो अगर कहा जाए, डुबाते हैं और उनको रख देते हैं, जिससे वो जल्दी पक के खराब हो जाते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा पीले कलर के आम, केले आदि खाए होंगे, तो वो कैल्शियम कार्बाइड की सहायता से ही पकाए गए होंगे। वहां भी हमारे लिए यहाँ पर, तो अब आपको समझ पड़ गया कि ये कार्बाइड गन कोई खिलौना या क्रैकर नहीं है, ये एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है ना। तो ये याद रखना है अपने को। तो ये दिख रहा होगा, कार्बाइड गन से खराब 43 आंखों की सर्जरी, रोशनी कितनी लौटी, यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल्स हैं। हर जगह ये बात लिखी हुई है कि इसमें जो है वो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, लोगों को पता ही नहीं कि एसिटिलीन कितना नुकसान करेगी, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रेस रिलीज में आते हैं तो एग्जाम में रोल प्ले करते हैं। याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। जस्ट पिछले साल MPPSC ने एक प्रश्न पूछा था कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से किसकी प्रोडक्टिविटी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ना, प्याज की, टमाटर की, ऐसे। उसमें तो आंसर उसमें टमाटर था। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ टमाटर के उत्पादन में कौन राज्य, मतलब कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम प्रेस रिलीज को देखें तो वो पिछले साल का क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलता है। लिखा हुआ है, ये आपको 25 अक्टूबर का प्रेस रिलीज है, कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को सरकार की प्रोत्साहन योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। कैश क्रॉप प्रोडक्शन को किसानों ने हाथों हाथ लिया है, यही कारण है कि सबसे किचन डेली नीड टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, यहाँ पर अगर कहा जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से टमाटर की फसल यहाँ पर, तो अब यहाँ ध्यान से रखिए, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अगर आप फूड सेफ्टी, मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का टेस्ट सीरीज लेना हो तो ले लेना, गागर में सागर है। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना को हम किस नाम से ज्यादा परंपरागत जान रहे हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पहला। दूसरा, कि ये टमाटर एक दिन में इतना प्रोडक्शन पर नहीं बढ़ा। भारत सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें 3 जगह कहा जाए सब्जियों को टारगेट किया गया था, TOP, टमाटर, ओनियन और पोटैटो, उसको बोलते थे ऑपरेशन ग्रीन। हो सकता है कि आप में से किसी ने सुना ही ना हो या पहली बार सुन रहा हो। ठीक है, उस ऑपरेशन ग्रीन के तहत हमने हाइब्रिड और अन्य जो है वो किस्मों को विकसित करने पे प्रयास किया, और उसके कारण ही है कि लगातार इन फसलों के उत्पादन में हम तेजी से आगे बढ़े। तो कभी जैसे आपको याद रखना है, कई बार क्या होता है कि अपने नाम ही नहीं सुना रही, ये क्या चीज है यहाँ पर, ऑपरेशन ग्रीन्स। तो ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये, अगर हम पढ़े, ऑपरेशन ग्रीन्स इज द इनिशिएटिव
in government scheme launched by Ministry of Food Processing Industry, stabilize and supply the specific crop, control price, dash. Initially the focusing tomato, onion and potato यानी TOP, it was expanded to include fruits and vegetable। अब इसको टोटल कहा जाता है यहाँ पर। इस तरह से ये योजना संचालित हो रही है। मोस्ट आईएमपी योजना हो सकती है, पुरानी योजनाएं भी कई बार काम आती, तो इस नजरिए से हमने बहुत बढ़िया किया। और टमाटर को हमने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी जोड़ रखा है, और इस तरह से क्वेश्चन आपको लिंक हो सकता है। फिर अगला जगह कहा आ जाए, अब अगर ये क्वेश्चन आप किसके लिए, अगर आपका एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकला और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सोचिए इंटरव्यू वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहीं से मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तो यह है कि हाल ही में जमैका में आए सदी के सबसे भीषण तूफान का नाम क्या है? जय मोन्था, मेलिसा, डेरियन और एलन। तो आंसर है इसका मेलिसा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जमैका सदी का सबसे भीषण तूफान मेलिसा से 15 लाख लोग प्रभावित। आपको दिख रहा होगा इससे पहले काफी जो है वो तूफान आए हैं। तो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है में जमैका में सदी का सबसे भीषण तूफान मेलिसा की चपेट में है। मौसम विशेषज्ञों ने इसे स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का तूफान बताया। कैटेगरी 5 और बाकी चीजें तो लिखी हुई हमारे काम के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मान के चलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी आपका एग्जाम, क्योंकि देखिए अभी आपके एग्जाम्स निकले सबके, तो इंटरव्यू की कॉलिंग है आपको। तो दो तरह के, एक तो नॉलेज वाले होते हैं और एक होते हैं अवेयरनेस वाले क्वेश्चन। नॉलेज का मतलब है सब्जेक्ट के ऊपर कमांड, और अवेयरनेस का मतलब सोसाइटी में चल रही घटनाओं के ऊपर कमांड। अब वहां पर आपसे ये पूछेगा, पहला तो यही पूछ लिया कि भाई अभी मेलिसा कहाँ आया था। अब यहां पर मैं एक वर्ड टाइप कर रहा हूं, है ना, उससे आपको कुछ चीजें समझ पड़ेगी। मेलिसा साइक्लोन, ठीक है। अब यहां पर अगर कहा जाए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, एक सेकंड पहले अपन इसको यहां टाइप करते हैं इसमें, मेलिसा साइक्लोन, ये अपन ने यहां से लिया। अब जो चीज मैं दिखा रहा हूं उसको समझिए। अब ध्यान से देखिए, शुरू में कुछ न्यूज आपको क्लिक हो रही है। फर्स्ट न्यूज में हैरिकन लिखा हुआ है, सेकंड में भी हैरिकन लिखा हुआ है, थर्ड में भी हैरिकन लिखा हुआ है, फोर्थ में भी हैरिकन लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ मैंने तो साइक्लोन टाइप किया बट उसने हैरिकन दे दिया। अब प्रश्न को समझिए। आप में से ज्यादातर जानते होंगे कि अगर मान के चलिए इस तरह का कोई साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में आता तो हम उसको विली विलीज बोल रहे होते हैं। भारत में आता तो हम उसको साइक्लोन या चक्रवात ही बोल रहे होते हैं, हमारे यहाँ चक्रवात। लेकिन चूंकि वो नॉर्थ अमेरिका में आया तो उस क्षेत्र में इसको हैरिकन कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हम जैसे सब्जेक्ट में याद करते हैं, जैसे आप में से ज्यादातर ने याद करा होगा कि कहाँ पर जो है वो साइक्लोन को जो है वो टॉर्नाडो कहेंगे, कहाँ हैरिकन कहेंगे, कहाँ विली विलीज कहेंगे, कहाँ चक्रवात कहेंगे, है ना। तो जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी होगी तो उसमें आपने विली विलीज वर्ड सुना होगा। अब ये अगर मान के चलिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे पूछे कि भाई ये जो जमैका में अभी आया है साइक्लोन मेलिसा, वहां उसको क्या बोलते होंगे वहां के लोग। अब वहां आपका, यूं तो आप चूंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट उसको पता ही होगा, बट वहां कितना सोच पा रहे हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि यार तुमको पता है कि नहीं पता है कि वहां साइक्लोन नहीं बोला जाता उसको, उसको वहां पर हैरिकन वर्ड इस्तेमाल हो। भारत में होता तो हम साइक्लोन शब्द इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए कि मतलब बात रहती है। और इसी में जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन हमारे जो है वो गलत होते हैं। तो इसीलिए आप कम से कम आप सोचो कि मैं गाइड में से उठाऊं और जो है वो साइक्लोन्स के जो अगर कहा आ जाए के बारे में पढ़ लूं कि किस देश में क्या कहा जाए, तो उससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर से डे टू डे अपडेट रहिए। आपको खुद ही ये चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। अगला ये है मोन्था चक्रवात के संबंध में कौन सा हमारे यहाँ आया है तो हमें पता होना चाहिए। मोन्था एक थाई भाषा का शब्द है। पहले में उत्तर हो गया, थाई भाषा का है तो निश्चित रूप से नामकरण भी थाईलैंड ने ही किया होगा। दूसरा है मोन्था एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में अगर कोई साइक्लोन आ रहे हैं या चक्रवात आ रहे हैं तो वो सब उष्ण कटिबंधीय ही होंगे, है ना। हम क्योंकि हम टेम्परेट क्लाइमेट के कंट्री नहीं, हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आते हैं। दूसरा, मोन्था चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ, ठीक है। और चौथा है मोन्था चक्रवात ने सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और असम को प्रभावित किया, ये गलत है, ठीक है। असम ये उस तरफ रुख ही नहीं किया इसने, यानी पश्चिम बंगाल और असम तक नहीं गया, ये उड़ीसा आंध्रा वाली बेल्ट से एंटर हुआ। यही रीजन है कि
हमारे मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट, जबलपुर और इसके आसपास वाले क्षेत्र में इसने वर्षा भी करी। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि मोन्था, एक तो देखिए, हम भारत में जो भी साइक्लोन आएंगे वो सब ट्रॉपिकल होंगे, याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक खासियत होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये भी आपको कॉमन सेंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये मत समझना कि हाँ पूरे सब जगह जो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको कोई पूछे कि भारत कहाँ है, तो हम 0 डिग्री से 8 डिग्री से शुरू होते हैं, मतलब उत्तर की ओर है। तो मोन्था ने अभी पश्चिम बंगाल और असम को नहीं प्रभावित किया। जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जैसे ये आज तक की न्यूज है, आज तक वाले क्या लिख रहे हैं, क्या है चक्रवात मोन्था, किसने दिया ये नाम, जिसके लिए आंध्र प्रदेश उड़ीसा में रेड अलर्ट। तो लिखा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में बना। पहला तो प्रश्न यही आ गया कि कहाँ आया, अरब सागर में आया कि बे ऑफ बंगाल में आया कि पैसिफिक ओशन में आया कि अंडमान सागर में आया, ऐसे कई ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पर वो लिख रहा है कि मोन्था में बदल गया। आंध्र और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 28 अक्टूबर को शाम को रात को काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। 25 से 30 अक्टूबर के बीच में ये एक्टिव था। और मोन्था चूंकि थाई वर्ड है, इसीलिए लिखा है कि मोन्था नाम थाईलैंड से सुझाया गया है। थाई भाषा में इसका मतलब खुशबूदार या सुंदर फूल होता है। इतना अंदर जाने की जरूरत या पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपने को याद रखना है। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अब यहां से अगला क्वेश्चन, 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है। ज्यादातर लोग अगर इस आर्टिकल को ना पढ़ें तो या तो वो एप्पल को मारेंगे या वो टेस्ला के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका आंसर है एनवीडिया। ये याद रखिएगा, एनवीडिया, आर्टिकल दिख रहा होगा। एआई चिप बनाने वाली सिलिकॉन वैली की कंपनी एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। चलिए पीछे से शुरू करते हैं एनवीडिया की कहानी। आपको याद होगा कि जब दुनिया में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले कंप्यूटर को बनाने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया। वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा सा, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही थी, थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया, और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हमको मिल गए ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, 3 पैर वाले ट्रांजिस्टर के 3 पैर होते हैं, 3 से 3 पैर याद रखें। और ट्रांजिस्टर ने, ठीक है, उस साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर्स को ही आपस में मिलाकर तैयार किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी। और यही आईसी के बाद कंप्यूटर के इतिहास में चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन आई, वो आई आपकी माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने 4004 नाम का जब पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, तो दुनिया कंप्यूटर के एक नए युग की ओर जाने लगी। आज हर एक कंप्यूटर में या तो इंटेल या एएमडी जैसी कंपनियों के माइक्रो प्रोसेसर है। आपका मोबाइल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई एक माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसी में एक नई क्रांति, आज कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या केवल हम बेसिक कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, बेसिक बातों के लिए करते हैं? नहीं, आज कंप्यूटर का इस्तेमाल हम ग्राफिक्स, ठीक है, गेमिंग एंड अदर जो है वो आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए करते हैं। इस सब को ध्यान में रखा इस एनवीडिया नाम की कंपनी ने। और जिसको आज आपसे पूछे कि कंप्यूटर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, तो आप सबके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। बट कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर में उसका एक और भाई है, जिसका नाम है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके पास बहुत अच्छा महंगा मोबाइल है, तो निश्चित रूप से उसमें एक जीपीयू होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो फास्ट उसको चलाने में हेल्प करता होगा। कलर्स बहुत अच्छे आपको दिखाई देते होंगे। और दुनिया को ऐसा पहला जीपीयू बना के दिया एनवीडिया ने। तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जीपीयू को वो बना रही, वो बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की नब्ज बन जाएगा, और आज वो दुनिया की 5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई। माइक्रो प्रोसेसर पहला दिया इंटेल ने, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया में सबसे चर्चित कंपनी इंटेल है, इंटेल 4004। बट अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, यहां पर अगर कहा जाए, एक सिंपल कीवर्ड हम यहां टाइप करें, वर्ल्ड फर्स्ट जीपीयू डेवलप्ड बाय, यहां पर, तब आपको मिलेगा इसी कंपनी का नाम। ठीक है, एनवीडिया डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट जीपीयू विच इज मार्केट इन द जी फोर्स 256 इन 1999, यहां पर। और यहां से जन्म हुआ इसी जीपीयू शब्द का, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और एज ए कॉमन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऑलमोस्ट आप समझते होंगे,
थोड़ा सा आप में से किसी ने कोई महंगा लैपटॉप खरीदा होगा तो वो बोलता है यार इसमें जीपीयू इनबिल्ड है, नहीं तो वो कहते हैं आपको एक जीपीयू जो है वो ग्राफिक जो है वो कार्ड डलवाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। इस तरह से एनवीडिया इस लेवल तक पहुंची। और इस बहाने मैंने आपको कंप्यूटर की एक जनरेशन भी सिखाई कि सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किए, फिर वैक्यूम ट्यूब से हम अगली जनरेशन पर गए, तो हमने ट्रांजिस्टर बनाए। ट्रांजिस्टर से हम पहुंचे आईसी, जगह कहा आ जाए, और आईसी से हम पहुंचे माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का अब तो खैर हम क्वांटम कंप्यूटर की ओर बढ़ रहे हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर। ओवरऑल तो ये इस तरह से क्वेश्चन अच्छा है, हेल्दी है, आपको आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन यूनिक होते हैं जो सामने स्क्रीन के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हमें कहीं मिलते नहीं या हम इनको पढ़ते नहीं। क्योंकि जब ये आते हैं तो सरप्राइजिंग लगते हैं, जैसे लिखा ना कि राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस स्थान पर। ठीक है, 5, 11, 13, 15, आप में से कितनों को मालूम है कि राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में हम 11वें नंबर पे आ गए। आप कैसे आए हैं, तो हम एक प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं 29 अक्टूबर का। प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि अब तक का सर्वोच्च निर्यात 66,260 सॉरी 218 करोड़ रुपए दर्ज किया गया मध्य प्रदेश में। और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नवीनतम आंकड़ा है। और उसमें जो अगर कहा जाए, नीचे लिखा हुआ है कि निरंतर औद्योगिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग 15वें से बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गई है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रदेश में अनेक निर्यातक अपने उत्पादों का निर्यात गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों के माध्यम से करते थे, जिससे उनके आंकड़े अन्य राज्यों के खाते में दर्ज होते थे। अब वो हमारे खाते में डायरेक्ट हम यहाँ से कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री बाकी तो फिर हमारे लिए और कोई काम का नहीं है। इतना आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई हाल फिलहाल में जो है वो मध्य प्रदेश का निर्यात कितना है, तो ये है। दूसरा कि हमारी रैंकिंग कितनी आ गई, तो ये आ गई। ये आपको याद रखना है। इस तरह के आंकड़े आपको दो जगह मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक सर्वे, जो अथेंटिक होते हैं। बट इकोनॉमिक सर्वे में आपको बिल्कुल लेटेस्ट डे टू डे के आंकड़े जो है नहीं मिलेंगे। उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी मिल जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना एक्सपोर्ट किया। और टाइम टू टाइम कुछ आंकड़े करंट से कनेक्ट होते हैं, जैसे करंट से, जैसे इसमें मैं एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करते हैं तो वो आंकड़ा क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैंने ये आपके लिए खोला है, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग, भारत जो है सरकार भी इस पे काम करता है। और आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के निर्यात के आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े 1 साल पुराने हैं। मतलब आपको जो आंकड़ा दिख रहा है वो अक्टूबर 2000, क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे में तो आपको 1 साल पुराना ही आंकड़ा मिलेगा। तो आप अगर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं यहाँ पर तो अच्छा है, बट टाइम टू टाइम अगर कोई जानकारी प्रेस रिलीज जारी कर रहा है स्टेट, तो उसको अपडेट रखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंदौर जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात किया उसने, फिर धार का फिगर है, फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए कि इसी में रायसेन का नाम है, फिर सिंगरौली। एक्चुअली ये सब वो जगहें हैं जहाँ पर कोई ना कोई औद्योगिक क्षेत्र है। इंदौर के आसपास बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, धार के, रायसेन, जैसे अब रायसेन चले गए मंडीदीप मिल जाएगा, धार चले गए पीथमपुर मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर, यहाँ पर तो ये एक है। जैसे हमें दिख रहा है कि साहब हमारे पास तो इतने ही एसईजेड है कि इंदौर पीथमपुर में, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है। ये प्रश्न पिछले साल मेंस में भी आ चुका है एमपीपीएससी में। अब कुछ नया हो जाए तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इस नजरिए से आपको ये याद रखना है कि ये आंकड़ा हमारे लिए काम आ सकता है। ये मध्य प्रदेश का ऑफिशियली प्रेस रिलीज है कि मध्य प्रदेश 15वें से बढ़कर 11वें स्थान पर, अब तक का सर्वोच्च निर्यात, नवीनतम रिपोर्ट जारी, मध्य प्रदेश द्वारा निर्यात की स्थिति, आईटी कंपनियों द्वारा 4,038 करोड़ का निर्यात किया गया। मर्चेंडाइज जो है वो एक्सपोर्ट 66,218 करोड़ का हुआ। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रश्न पूछेगा, कैसे वो भी बता देता हूं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में निर्यात रैंकिंग में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो आपको बनेगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मतलब एक अगला क्वेश्चन है, प्रशांत कुशवाहा जिन्हें एशियाई काइकिंग कैनोइंग कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। देखो जनरली शहर तो आता नहीं, बट चूंकि प्रश्न को 3-4 जगह से कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया यहाँ पर। अभी मैं कर देता प्रशांत कुशवाहा को हाल ही में इनमें से किसका जो है वो अध्यक्ष चुना गया, तो आपका ये भोपाल वाला क्वेश्चन क्लैश हो जाता। तो हमने 3-4 पे आंसर इसका भोपाल है। और इसको अपन समझे, दैनिक भास्कर का खबर है कि भोपाल के प्रशांत बने एशिया
एशियन कायाकिंग कैनोइंग जो है वो कन्फेडरेशन के अध्यक्ष। और यहाँ नीचे जो लिखा है, इससे ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रशांत कुशवाहा ने इतिहास रच दिया। वे एशियाई जो है वो कायाकिंग कैनोइंग कॉन्फेडरेशन के जो है वो अध्यक्ष चुने गए। वे मध्य प्रदेश के पहले और देश के तीसरे पदाधिकारी हैं जो किसी खेल संघ में एशिया स्तर पर सर्वोच्च पद संभाल रहे हैं। ठीक है, सर्वोच्च पद जो है वो संभाल रहे हैं, बाकी हमारे लिए और जो है वो ज्यादा कोई काम का नहीं है। अगला वन लाइन का है, ऑलमोस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, एग्जाम में इसमें से भी कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सतीश शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आंसर है एक्टिंग। वो एक जाने माने जो है वो मतलब एक्टर थे। साराभाई वर्सेस साराभाई जैसे टीवी सीरियल से उनको पहचान मिली, और भी बहुत सारे। एक मूवी है जाने भी दो यार, करप्शन को अगर आपको देखना हो कि कैसा सिस्टम में करप्शन होता है, तो उस पे है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें मेयर का रोल इन्होंने किया है। और वो मूवी में यही बताया गया है कि ये जो ब्रिज हैं या पुल हैं, इस तरह के जो हाईवेज हैं, इनको बनाने में जो करप्शन होता है वो किस तरह से होता है, उसको उजागर करने की कोशिश की गई। लेकिन जो उजागर करते हैं वही बेचारे फंस जाते हैं अंततः, और आज भी समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो एक्टिंग यानी अभिनय से जुड़े हुए हैं। फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ख्यात अभिनेता सतीश शाह का 74 की उम्र में निधन। अभिनेता सतीश शाह को शनिवार को निधन हो गया। और आपको याद आ ही गया होगा चेहरा देखकर, वो फिल्म याद करो, हम आपके हैं कौन। जूते चोरी वाले सीन में जब एक सीन आता है तो वो एक बच्ची उनको बिठाती है कि आप क्यों बोल रहे हो बीच में, है ना? तो वो बोलते हैं ना, अरे यहाँ तो साली भी बहुत तेज है। या इस तरह से और भी कहीं आपने जो भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी। अब ये मोस्ट आईएमपी क्यों है, पहले तो ये समझें। एक्चुअली ये आईएमपी इसलिए क्योंकि हमने ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना, ये अभी शुरू किया, यानी 2024 में ही शुरू किए। जब कोई अवार्ड नया स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट 2-3 साल तक उस अवार्ड के क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। पहली बार किसे दिया गया ये भी बनी रहती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनी रहती। तो यहां लिखा है, विच साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल साइंस अवार्ड द विज्ञान रत्न फॉर द ईयर 2025? यूसुफ मोहम्मद शेख, प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर, डॉक्टर के थंगराज एंड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आंसर है जयंत विष्णु नर्लिकर। ये क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा, प्रोफेसर जयंत विष्णु को मरणोपरांत विज्ञान रत्न से विज्ञान के क्षेत्र में अब ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें कैटेगरीज होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 में भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इस इनिशिएटिव के अंदर हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अवार्ड देते हैं। और उसमें एक होता है विज्ञान रत्न, दूसरा होता है विज्ञान श्री, तीसरा होता है विज्ञान युवा जो अगर कहा जाए, और उसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर युवा के साथ, और विज्ञान टीम, ये 4 है ना? मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये आपको एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, याद रखना है। पिछली बार भी जब ये अवार्ड थे तो मैंने बताया भी था, जब ये पहली बार इनको घोषित करने की बात हुई तो मैंने कहा था कि एमपीपीएससी के मेंस में भी आ सकते हैं। उसका कारण है कि मेंस में साइंस टेक्नोलॉजी के अवार्ड का एक टॉपिक है एमपीपीएससी में, और बाकी एग्जाम्स में भी है यहाँ पर, तो इसीलिए आने की संभावना है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने 2 प्रेस रिलीज खोले हैं आपके लिए। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ये बताता है कि विज्ञान के क्षेत्र में 2024 में एक नए पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई। 22 अगस्त 2024 को, ये पिछले साल का है, ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, लेकिन चूंकि पहला किसे दिया गया था इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान रत्न पिछले साल प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो है वो दिया गया था। ये फर्स्ट पर्सनालिटी हैं विज्ञान पुरस्कार 2024 या इस तरह के अवार्ड को पहली बार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अब हम आ जाते हैं 2025 में। तो टेक्निकली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 अनाउंस्ड हो चुके हैं। इनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज विज्ञान रत्न, सबसे हाईएस्ट है। सेकंड वन इज विज्ञान श्री। थर्ड इज विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। ये 45 साल तक के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये लिखा हुआ है यंग साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ 45। बाकी में ये फिगर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप ये पूछ ले कि विज्ञान युवा
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस आयु तक के वैज्ञानिक को दिया जाता है? 40 ईयर, 45 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, वो जो भी एग्जाम वाला पूछे यहाँ पर। एंड फोर्थ वन इज विज्ञान टीम। इस तरह से चार कैटेगरीज में है। पूरे अवार्ड्स आपको याद नहीं करना है। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु। उनको जो है वो विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया, और बाकी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और टीम में तो जैसे CSI एग्रीकल्चर साइंस की जो टीम है उसको दिया गया। अगर आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तब वो विज्ञान टीम वाला जो है अगर कहा आ जाए, आपको आ सकता है अरोमा मिशन, CSIR, एग्रीकल्चर साइंस, बाकी और कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी एग्जाम के लिए पढ़ चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रही ड्यूला किस देश की पहली AI मंत्री हैं? चीन, अल्बानिया, जर्मनी, अमेरिका। आंसर है इसमें अल्बानिया। अब ये अभी जब हम पहले पढ़ चुके हैं तो फिर क्यों हम इसको ले रहे हैं? तो इसकी कहानी ऐसी आपको दिख रहा होगा, मीट वर्ल्ड फर्स्ट AI मिनिस्टर डेला गिविंग बर्थ टू 83 AI चिल्ड्रन। यहां पर ये 83 AI बच्चों को जन्म देने वाले। अब ये 83 AI बच्चों का कंसेप्ट क्या है, देखिए। पहले अल्बानिया की जो कैबिनेट थी, उसने इस AI मिनिस्टर को अपॉइंट किया था उनको हेल्प और असिस्ट के लिए। जब उनको उसके रिजल्ट्स बेहतर मिले, उनको लगा कि यार ये तो बढ़िया काम कर रही, तब उनको लगा कि हमारी पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्यों ना हर एक मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को अलग दे दें, हेल्थ मिनिस्टर को अलग दे दें, एजुकेशन को अलग दे दें। हम अलग अलग जो अगर कहा जाए AI मिनिस्टर सबके लिए अपॉइंट करें जो उनको हेल्प और असिस्ट करें बेहतर निर्णय लेने में यहाँ पर। तब उन्होंने ये किया, और इसी को फिर जो है वो एक व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। तो अब आने वाले समय में अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट के पास अपने आप में खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्चुअल असिस्ट होगा, जो उनको हेल्प और असिस्ट करेगा निर्णय लेने में, काम करने में आदि। और भविष्य में भी जो है अगर कहा जाए, अन्य देश भी इस बात को अपना लेंगे, जैसे भारत जैसे देश। तो ये तीन तरह से आ सकता है। फर्स्ट AI मिनिस्टर के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, टोटल कितने AI चिल्ड्रंस को जन्म दिया जा रहा है ये पूछा जा सकता है, या अगर कहा जाए कंट्री का नाम पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन करेंट का नहीं है, लेकिन चूंकि एक न्यूज में छपा है इसलिए। किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट CFRR प्रदान किए जाते हैं? भारतीय वन अधिनियम 1927, पेशा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो आंसर है वन अधिकार अधिनियम 2006। अब ये क्यों है तो स्क्रीन पे देखिए आप। आदिवासियों को मिलेंगे जंगलों के संसाधनों का हक। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति और परंपरागत रूप से वन क्षेत्र में रहने वाले लोग, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 2006, परंपरागत रूप से वन में रहने वाले लोगों की परिभाषा का अर्थ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कम से कम 3 पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी का टाइम पीरियड होता है 25 साल, यानी कम से कम अगर मोटा माने तो 75 साल से वो किसी वन क्षेत्र में निवास कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे परंपरागत वन में रहने वाले वनवासी। उनको कुछ बुनियादी जो राइट्स हैं, खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट रिलेटेड राइट्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इस दिशा में हम जो है ये कदम उठा रहे हैं। तो ऐसा करने वाले हम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद चौथे स्टेट्स होंगे। छोटी सी आर्टिकल में आपको समझाता हूँ। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 73वां संविधान संशोधन। उसमें पंचायतों की बात थी कि आप पंचायतों को बनाएं, लेकिन उसमें एक आर्टिकल था 243M। उसमें शेड्यूल्ड एरियो के बारे में था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर आप अलग से प्रावधान करें, और उसमें जो अगर कहा जाए उनके राइट्स इसके साथ क्लैश ना करें। तो राज्यों से कहा गया कि काम करें। जब राज्यों ने नहीं करा तो केंद्र ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, उसका नाम था भुरिया कमेटी। भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है वो 1994 में पेसा एक्ट लेकर आए, है ना। पेसा एक्ट 1990, जो अगर कहा जाए, सॉरी, जो अगर कहा जाए, गलत में बोल गया, यहाँ पर ये 6 है ना, 4 नहीं। तो पेसा, इससे दिखाता जाऊंगा इसलिए खोल दी। तो पेसा एक्ट लेकर आया 1996 में। अब ये जो पेसा एक्ट था, इस एक्ट में हमने ये प्रावधान करा कि भाई राज्य नियम बनाए। बहुत छोटा सा एक्ट है, पैसा एक्ट में कोई चैप्टर नहीं। आप
शुरू करोगे और खत्म हो जाएगा। 5 सेक्शन का एक्ट है मेन मेन में, कि भाई राज्य जो है वो कदम उठाए कि जनजातियों को, खासकर जो शेड्यूल्ड एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 244 क्लॉज 1, जिसमें हम भी आते हैं, 10 राज्य हैं उसमें हम भी आते हैं, उनके लिए वो, उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज, उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, ग्राम सभाओं को राइट, ठीक है, वन क्षेत्रों पर उनके अधिकारों के लिए काम करें। किसी राज्य ने कोई काम नहीं करा। हम भी, आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि जो है वो अगर कहा जाए कि पेशा एक्ट कब बना, 1996 में। हमने पेशा रूल कब बनाए, 15 नवंबर 2022 में। हम भी तो बहुत बाद में सो के उठे। तो फिर केंद्र सरकार ने 2006 में वनवासी अधिनियम बनाकर कुछ राइट तो देने की बात करी, कि भाई जो अगर कहा जाए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हैं और अन्य चीजें, उस पर राइट जो है वो उनको आप सौंपो। तो वो प्रक्रिया चली। हालांकि आज तो बहुत सारा है, कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको पूरा विस्तार से जो है वो पढ़ाऊंगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही कि मैं वो कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। जैसे मेरा मन होता है कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाऊं, कि आपको एक पूरी स्टोरी समझा दूं कि 92 में जब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके बाद से 2025 तक हमने कैसे ट्राइब्स के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रक्रियाएं अपने। तो कभी मौका मिलेगा तो करेंगे अपन उसके ऊपर डिस्कशन। बट अभी हाल फिलहाल के लिए कि कम्युनिटी राइट्स मिल जाएंगे बेहतर होगा। अभी 15 तारीख को आपको शायद घोषणा हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब आएगा तब तो मैं आपको और अच्छे से विस्तार से इसको समझाऊंगा। सरकारी दवाओं पर ड्रग ट्रैकिंग ट्रेसिंग जो है वो सिस्टम, बारकोड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 1 लाइन का है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं। बकायदा पूरा जो है अगर कहा जाए हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे उसका, इसके लिए। और चूंकि हम इंडिया में पहले हैं, इसीलिए क्वेश्चन 1 लाइन के लिए हमारे लिए काम का है, और कुछ नहीं जो है वो यहाँ पर। अगला भी 1 लाइन का। भारत के सबसे ऊंचे एयरफील्ड न्योमा का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? पहला NHAI, दूसरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा DRDO, और चौथा AI। आंसर है इसका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह से काम का है। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड, चीन से 30 किलोमीटर, ये चीन दिख रहा है और ये भारत है। तो यहां पर आपको ये, एक तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेह का है, यानी लद्दाख से जुड़ा हुआ है। तो ये भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड न्योमा एयरबेस है, जो चीन से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको बना रहा है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और निश्चित रूप से चीन के साथ जो हमारे संबंध है, उस दिशा में अब कल को जो अगर कहा आ जाए कि एक बड़ा जो है वो रोल जो है ये प्ले करें, तो इसमें हमारे लिए 3 चीजें काम की हैं। पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जो हमारे, मतलब अगर कहा आ जाए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्र, वहां हम कैसे रोड निर्माण और अन्य चीजों को बेहतर करें, उसके लिए हमने 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अगर कहा जाए सीमा सड़क संगठन का गठन किया। आज वो वहाँ रोड और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, कई सारे डैम में भी उसकी रोल है, कई ब्रिजेस में भी उसकी रोल है, अन्य चीजों में भी अगर कहा जाए वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और भारत के बाहर भी कई जो है वो काम कर रहे हैं। तो उसमें ये रोल है। अब होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत कहाँ से होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं क्वेश्चन के अंदर दिख रही ही पॉइंट से। क्वेश्चन वाला लिख दे कि देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड, अब एयरफील्ड आ गया तो हमारे दिमाग में आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां वो पिंच करता है कि यार ये चीज देखो, इससे इस तक जाओ। तो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, गुमराह, हमेशा गुमराह करने की कोशिश करेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। अभी एक KBC में एक बच्चा चर्चा में था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उससे उसके जो क्वेश्चंस थे उसको लेकर उस बच्चे को काफी ट्रोल भी किया गया। हालांकि ये गलत है, ठीक है वो। अब आप देखिए उसके व्यवहार को उस उम्र के हिसाब से तय कीजिए ना। ऐसा मत समझिएगा कि जो अगर का जो मैच्योर है तो आप जो है होगा, अगर 25 साल का होता तो आप ट्रोल करते तो समझ पड़ता। और उसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चंस के आंसर वो बहुत बिल्कुल सटीक दे देता है। यही वो जो बात बोल रहा हूँ ना, ये आपको MPPSC या अदर एग्जाम में भी हेल्प करेगी। जब पांचवा क्वेश्चन या चौथा जो भी क्वेश्चन था उसके सामने आता है कि वो पूछता है कि रामायण का पहला कांड कौन सा था। अब ध्यान से देखिएगा, उस रामायण के पहले कांड में जो 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस, उनमें बाल कांड भी था, अयोध्या कांड भी था। अब बच्चे ने क्या है, देखो बच्चे को कैसे याद रहेंगे कि अरण्य कांड पहले होता है कि अयोध्या कांड क्या होता है। लेकिन अगर हम सोचें कि उस बच्चे ने पिछले 1 साल में रामायण से संबंधित कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सुना होगा, क्या बाल कांड? आंसर इज नो।
उसने अयोध्या शब्द सबसे ज्यादा सुना होगा। कि जो भी कुछ है, आज अगर हम रामायण, राम सीता, भगवान राम से संबंधित कोई भी बात को अगर हम चिंतन करें, आंख बंद करें, तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे जहन में उभरेगा वो अयोध्या ही उभरेगा। इसलिए उसने कॉन्फिडेंसली बोला, आप देखिए कभी उस एपिसोड को, कॉन्फिडेंसली बोला कि अयोध्या को लॉक कर दिया, अयोध्या जो अगर कहा जाए, अयोध्या कांड बोल दिया उसने। तो टेक्निकली गलती, अब सपोज मान के चलिए, उसमें आप याद रखिए, अगर वो अयोध्या शब्द नहीं होता उस चार ऑप्शंस में, 100% वो बालकांड मारता बच्चा। 100% ये अगर कहा जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज दिख रही होती तो वो हमको गलत जगह में भी ले जाती है। ये भी हमको जो है वो याद रखना है। ओवरऑल ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं। ईडी पुलियान कुड्डी किस जीआई उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नींबू के लिए हैं। ये क्यों हमने ले लिया है? क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जैसे लिखा ना, भारतीय नींबू ने ब्रिटेन में मचाया धमाल, पहली बार जीआई टैग वाला इंडी और पुलियान कुंडी लाइम हुआ निर्यात, है ना। तो इसीलिए जो अगर कहा जाए, बस ये याद रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस किस स्टेट्स में है, वो आएगा तो नहीं आएगा। लिखा ना कि इंडी लाइम और तमिलनाडु के पुलियान गुंडी जगह कहा जाए को निर्यात किया जा रहा है, वो बस इतना ही याद रखना है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, किस महिला न्यायाधीश को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के चेयरपर्सन बनाया गया है यहाँ पर? तो जस्टिस रेवती मोहन, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस हिमा कोहली। आंसर है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसको अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो चूंकि ये अपने आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिमा एम सिंह को विश्व बौद्धिक, ध्यान समझिएगा जो बौद्धिक संपदा संगठन की एडवाइजरी बोर्ड की, बोर्ड ऑफ जजेस की चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक है। क्योंकि 27 तक है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए काम का हो गया, इसलिए आ गया। अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कई रूप हैं। पेटेंट भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे इंदौर के खिलौने, अगर आप इंदौर से देख रहे हैं तो चमड़े के खिलौने फेमस हैं। रतलाम से देख रहे हैं तो वहाँ की रतलामी सेव फेमस है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है, सर्किट, इंडस्ट्रियल सर्किट डिजाइनिंग हो सकती है ना, और ट्रेड सीक्रेट, ये सब हमारे जो अगर कहा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, बौद्धिक संपदा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में व्यापार तेजी से बढ़ा, और व्यापार के बढ़ने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड चैलेंजेस का जन्म हुआ। लगा कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों के अधिकार को कोई मिस यूज करेगा। सपोज मान के चलिए, इंडिया में लता जी के गाने को कोई बजा रहा है, तो हम कॉपीराइट के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन यही गाना अमेरिका में बज रहा है, तो हम कितना कॉपीराइट के लिए लड़ेंगे? तब जन्म हुआ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, 1967 में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। हर देश से कहा गया कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लॉ बनाए। लॉ बनना शुरू हुए, प्रॉपर सब चीजें शुरू हो गई, प्रक्रिया चलती रही। इस दिशा में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो कदम था, वो था 1995 में, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन। जब 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, तो उसने, उसको ये मालूम था कि व्यापार में सबसे ज्यादा गतिरोध अगर पैदा होंगे तो इंटेलेक्चुअल, आज आप सोचिए ना, आज आप सब जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मोस्टली एंड्रॉइड या आईओएस होगा, एप्पल का होगा। हम थोड़ी देर के लिए वाले 5 लोग एंड्रॉइड का मोबाइल यूज करते हैं। पांचों एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन कुछ फीचर सबकी यूनिक है। ठीक है, वन प्लस अपना जो अगर कहा जाए, ऑक्सीजन नाम का जो प्लेटफॉर्म डालता है, सैमसंग अपना अलग डालता है। सबकी डिजाइन, सबके पैरामीटर्स, अगर इनके लिए इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो कोई भी इसका मिसयूज करेगा। तो 1995 में जब डब्ल्यूटीओ खड़ा हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम फाउंडिंग मेंबर, कोई पूछे मध्य भारत कब बना डब्ल्यूटीओ का मेंबर, हम 1 जनवरी 1995 को ही बन गए थे, फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। तब अपनाए गए ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इन ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत पहली बार एक सिस्टमेटिक तरीके से, नए तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की व्याख्या की गई। और यही रीजन है कि आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम अपने प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और लगातार मध्य प्रदेश में भी पेटेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। आपके और अन्य चीज़ों की भी बढ़ रही है। जीआई टैग भी हमारे बहुत सारे, हमको जीआई टैग मिल चुके हैं। चंदेरी की साड़ी भी हमारी जीआई टैग में है, महेश्वरी भी साड़ी भी हमारी जीआई टैग में है।
आप टीकमगढ़ और उसके आसपास चले जाओ तो वहाँ का बेल मेटल वर्क हमारा जीआई टैग में चला गया। काफी फायदे हैं उसके। यहाँ पर कड़कनाथ हमारा जीआई टैग में है, और भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये किसलिए कि हमेशा करंट अफेयर्स को पढ़ते समय एक छोटी स्टोरी से उसके कोर सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। अब इस बहाने आपको याद हो गया कि 1967 में डब्ल्यूआईपीओ का गठन हुआ, जिनेवा से चल रहा है। इसी क्रम में बढ़ते 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 1995 में हम जो है वो डब्ल्यूटीओ ले आए, ये भी जिनेवा से ऑपरेट होता है। हम उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट का संबंध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कैमरून के राष्ट्रपति हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि आपको बड़ा आश्चर्यजनक फिगर मिल रहा है कि कैमरून की संविधान परिषद में 92 साल, मतलब लोग रिटायर होने के बाद रिटायर हो जाते, डबल रिटायर हो जाता 92 में। तो साल के पॉल बिया को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया। वे 82 से सत्ता में हैं। चुनाव में उन्हें डैश 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 वोट मिला। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और है, लेकिन ये लाइन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल किया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। 92 साल के बिया फिर बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। बाकी हमारे कोई काम का नहीं है। अगला है कैथरीन, जो अगर कहा जाए कोनोली को किस देश की जो है वो 10वीं राष्ट्रपति चुना गया? आंसर है आयरलैंड। ये क्वेश्चन आप आईएमपी करके रखिए। ये क्वेश्चन आया। अब पहले तो अगर कहा जाए कि आईएमपी क्यों करके रखिए, देखिए किसी भी साल अगर कोई जगह कहा जाए कि महिला प्रेसिडेंट या महिला प्राइम मिनिस्टर चुनी जाती है, तो पेपर सेटर मैच द कॉलम में 4 दे देगा कि 2025 में चुनी गई महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के संबंध में जो अगर कहा जाए कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ऐसे करके जो अगर कहा जाए कि वो आपको एक लिंक करके क्वेश्चन जो है वो देगा। और उसमें क्वेश्चन जो है वो अगर आपने उसको लिस्ट नहीं किया, जैसे आपने जो अगर कहा जाए कैथरीन कॉर्नली सामने आयरलैंड, अगर आपने उसकी एक लिस्ट जो है वो अगर कहा जाए तैयार नहीं करके रखी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत जो अगर कहा जाए होगा ही होगा यहाँ। इसीलिए ये अभी इस साल, जब आप इस साल जाओगे तो आपको बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स ऐसे मिलेंगे जिनको जो पहली बार जो अगर कहा जाए जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर या वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, उनकी लिस्ट जो समय समय पर जो अगर कहा जाए, मैंने आपको पढ़ाई, वो लिस्ट जो अगर कहा जाए आप तैयार कीजिए। उसी लिस्ट के अंदर इस नाम को आप ऐड ऑन करिए। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में जो है वो आएगा। मतलब किस रूप में आएगा ये तो मतलब ये तो नहीं कह सकता है कि किस रूप में जो है वो पूछा जाएगा, बट 101% ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा आयरलैंड वाला। और भी 2025 में एक बड़ा जो है वो फिगर रहा। अभी आप जो अगर कहा जाए, आप सोचिए, अभी हम एक सिंपल एक प्रश्न से इसको टाइप करते हैं यहाँ पर, है ना, जिससे आपको समझ पड़ेगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। उससे आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं मैं, है ना। नामीबिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना, 2023 का ये मार्च की स्टोरी है, इसलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पढ़िएगा आप, है ना। ये इसी 22 मार्च का प्रेस रिलीज है, देखिए। ठीक है। निमाटोवो नैंडी सॉन इज द नामीबियन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, जो अगर कहा जाए हैज बीन सॉन द कंट्री इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट 72 ईयर ओल्ड डैश डैश डैश, जहां पर अब आपको अगर मान के चलिए मैच द कॉलम में, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। एक आयरलैंड का आपको दे दिया, दूसरा जो अगर कहा जाए ये दे दिया। तो आप इसी अभी जस्ट पिछले हफ्ते पे चले जाओ। क्या पिछले हफ्ते हमने जापान में ये बात नहीं करी? ठीक है, मतलब तीन तो यहीं पर मैंने आपके क्वेश्चन करा दी कि साने जो है वो ताकाइची। कोई पूछे कि साने ताकाइची अभी किस देश में जो अगर कहा जाए प्रधानमंत्री के पद पर चुनी गई, तो जापान। तीन क्वेश्चन मैंने यहां से दे दिए, तो वो क्या करेगा, तीन ये देगा और कोई एक और क्लैश करेगा। इसीलिए मेल होता तो नहीं चल जाती बात, छोड़ देते, पर फीमेल प्रेसिडेंट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अगर है तो उसका एक पूरा के पूरा एक चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, तो आपके क्वेश्चन कभी जो है वो गलत नहीं होंगे। अगला है महारानी सिरिकित, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश की राजमाता थी? ये तो वन लाइन का है, थाईलैंड की। आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रेस रिलीज हमने जारी किया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है। द एशियन एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट रिकॉग्नाइजिंग एक्सलेंस 2024-25, ये अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? रितेश सरोठिया को प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, इसीलिए अवार्ड इनको मिला।
तो ये कभी कोई आ जाए तो उस नजरिए से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। देखिए, कुछ मैंने हमेशा बोला ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जगह बनाते हैं, पर उनकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे ये है ओशन स्काई 2025, अभी स्पेन में हुआ। इसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, मैं केवल दिखाकर खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं। जैसे WIPO मुझे समझाना पड़ा, ठीक है, वो अगर कहा जाए कार्बाइड गन, वो मुझे पूरा समझाना पड़ा। आशियान वाला पूरा समझाना पड़ा कि क्या हो रहा है उसमें। वहां यहाँ पर जहाँ समझने वाला नहीं, बहुत अंदर नहीं जाना है, वहां पर अगर कहा है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट IMP। हाल ही में किस देश में नो किंग प्रोटेस्ट किया है? और ये प्रोटेस्ट अभी चल ही रहा है, ये ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं हुआ, ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है कई स्टेट्स में। और ये है अमेरिका। अमेरिका में लोगों में आक्रोश है, ठीक है, राष्ट्रपति के जो अगर कहा जाए कार्य को लेकर। तो मिलियंस ऑफ US प्रोटेस्टर होल्ड द एंटी ट्रम्प नो, जो अगर कहा जाए किंग। अल जजीरा न्यूज चैनल का ये आर्टिकल आपको दिख रहा होगा। और अगर आप एक सिंपल इंटरनेट पर एक वर्ड टाइप कर ले, नो किंग, जो है, नो किंग प्रोटेस्ट, तो आपको अमेरिका के ढेरों आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते ऐसे अभी भी चल रहा, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार ये 2 हफ्ते पहले की खबर है तो हमने क्यों लिया। यहाँ पर ये ना 18 अक्टूबर का भी, 20 का भी है, 19 अक्टूबर का भी है, एक दिन पहले भी है। यहाँ पर है ना, पोल मोर देन 4 of 10 जो वोटर सपोर्ट द नो किंग मूवमेंट। इसीलिए इसको आप याद रखिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। यहाँ अगला है, हाल ही में चर्चा में रही ज्योति सुरेखा वेनम्मा का संबंध किस खेल से है? अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तीरंदाजी। क्यों आ सकता है उसके लिए हम पहले तो देखें। तीरंदाज ज्योति सुरेखा ने चीन के नांगजिंग में विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। तो ये क्वेश्चन एक तो यहां पर है कि भाई कब जगह कहा जाए तो ये कांस्य पदक जीता, इससे इन्होंने इतिहास रच दिया। इसलिए कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी क्लैश हो जाते हैं। जैसे ये 18 तारीख की खबर है, जब आप कहोगे 24 से 30 छूट गया। कई बार एक आध क्वेश्चन छूट जाता है। यहाँ छूट जाए तो अगले वाले में लेकर उसको शामिल करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तो सब चल जाएगी कहानी। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत जीतने वाले भारतीय जो है वो खिलाड़ी कौन सी हैं? तो तन्वी शर्मा अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, मोस्ट IMP है, मोस्ट, अब क्यों है ये समझिएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। महिला सिंगल्स के फाइनल में तन्वी शर्मा ने थाईलैंड की वरीयता प्राप्त अन्यापत को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। आज खेले गए डेज डेज डेज, वो हमारे लिए काम का नहीं, कब खेला गया, क्या खेला गया, यहाँ पर वो एग्जाम में जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे वाले पैरा को पढ़िए। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी पांचवी भारतीय और तीसरी महिला शटलर है। तन्वी के अलावा साइना नेहवाल ने 2006, अर्पणा पोपट ने 1996, सिरील वर्मा ने 2015, शंकर मुथुस्वामी ने 2022 में रजत जीता। साइना नेहवाल इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। यहाँ पर इस नजरिए से कुछ अगर हम गिने चुने लोगों में अपनी जगह बना लेते हैं, तो जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर कहा जाए सुल्तान जोहर कहाँ, जोहोर है, वो जोहर नहीं है, जोहोर, ठीक है, गलत टाइप हो गया, जोहोर। सुल्तान जोहोर कप 2025 की विजेता टीम, आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई पूछता, बट इसके अंदर जो लाइन लिखी है उसने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया। एक तो देखिए, पहला है कि कोई भी हॉकी का टूर्नामेंट होता है तो क्वेश्चन जो है वो बहुत रोल होता है, क्योंकि हॉकी में हमको उम्मीदें ज्यादा होती हैं, हम अच्छा करके आए, और आज भी हॉकी के कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो हमारे नाम है, और दुनिया में वो रिकॉर्ड कोई उसको चेस नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर कहा जाए कि इंडिया को सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया जो अगर कहा जाए ने इसको जीता। क्यों जो है वो अगर कहा जाए, जोहर नहीं बोलते इसको, जोहोर कप है ना, यहाँ पर सुल्तान जोहर कप। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखिए हमेशा आपको ये देखना है कि भाई कोई चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो। अगर मान के चलिए ये इवेंट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा हो,
तो हम जो अगर कहा जाए ज्यादा चर्चा ही नहीं करते, हमारे पेपर सेटर पूछते ही नहीं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ने जीता कि पाकिस्तान ने जीता, वो दिमाग ही नहीं खर्च करते। बट चूंकि उसमें जो अगर कहा जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो अगर कहा जाए कि हुआ, इसीलिए जो अगर कहा जाए आ सकता है मलेशिया में आयोजित हुआ था यहाँ पर। और जो अगर कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार इसका जो है वो चैंपियन बना। ठीक है, इंडिया ने भी बहुत अच्छा जो है वो किया। इंडिया ऑलरेडी जो अगर कहा जाए चैंपियन रह चुका है 2001 में, 2016 में, लेकिन उसके बाद हम इस लिस्ट में अब जो अगर कहा जाए आ जाते तो हम मतलब बेहतरीन उसके ऊपर आ जाते। पर ठीक है, अब जो भी है उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। कहाँ होता है, तो मलेशिया से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन 100% आएगा। ये वाला ऊपर वाला आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम वाला पूछेगा ही पूछेगा। एएफसी एशिया कप 2027 कहाँ आयोजित होगा? आंसर है सऊदी अरब। अब आप कहोगे यार 2027 का कप सऊदी अरेबिया में हो रहा है, तुम 2025 में पढ़ रहे हो, क्यों जगह कहा है? तो जो न्यूज है उससे आपको समझ पड़ेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूज अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूज में लिखा है कि टीम इंडिया का सपना चकनाचूर, सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशिया कप खेलने का सपना। तो भारतीय फुटबॉल टीम का एशिया कप 2027 में खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। गोवा में खेले गए क्वालिफायर मुकाबले में सिंगापुर की टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया, और भारत को एशिया कप 2027 जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, उससे जो है वो बाहर कर दिया। इस प्रकार हमको समझ पड़ा कि ये जगह कहा है। तो अब जो अगर कहा जाए आपको सिंपल प्रश्न कैसे आते हैं। आप कई बार सोचते हो ना कि यार 2027 का इवेंट है, वो पूछ रहा है 2025 में यहाँ पर। तो एशिया कप फुटबॉल 2027, इसको अगर आप टाइप करोगे ना, तो आपको अगर इंडिया लिख देते हैं यहाँ पर तो आपको बहुत सारी खबरें इंडिया की जो है वो मिलती हैं। ये तो अभी आपको साउथ अफ्रीका की मिल रही है यहाँ पर। ये लिखा सऊदी अरेबिया 2027, डीडी न्यूज की खबर है कि बकायदा जो है वो यहाँ पर अगर हम इस डीडी न्यूज की खबर को ही जो है वो देख ले तो हमको जो पूरा मिल जाएगा कि सब ये 2027 में आयोजित होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। बट चूंकि अब हमारे इंडिया से जुड़ गया है, हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, हम इसकी जगह कहा जाए जो क्वालिफाइंग राउंड है उससे बाहर निकल चुके हैं। इसीलिए अगर मैं इसमें इंडिया लिख देता तो वो न्यूज के कारण। तो हमेशा याद रखना कि कई बार हमें ये लगता है कि जैसे देखिए पहली लाइन में आया ना, एएफसी इंडिया एशिया कप क्वालिफायर इंडिया फुटबॉल टीम जो अगर कहा जाए नॉकड आउट आफ्टर द, ठीक है, लॉस टू सिंगापुर, आया ना पहली लाइन में। कि जितनी खबरें जो दिख रही हैं, तो कई बार जो होता है ना पेपर सेटर इन चीजों का ध्यान में रखकर जो है पेपर को प्लान करता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से इस वीक में अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक थे, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी जो है वो हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, अब बहुत काम की बात, अगर आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है या आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, तो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की टेस्ट सीरीज मैंने पिछले वीक ही लॉन्च की है। ज्यादा टेस्ट नहीं, पार्ट ए के 30 टेस्ट है, पार्ट बी में हर यूनिट का एक टेस्ट है। बट गागर में सागर है, मतलब अगर आपने वो टेस्ट एक टेस्ट दे दिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पूरे मटेरियल के नोट्स तैयार कर लिए। एक टेस्ट के अंदर चार चार क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन के साथ 10 क्वेश्चन बनाता है। मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन 500 नंबर तक खींच के ले जाता है क्वेश्चन को। और 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं उसमें, जो कि 15, 20 और 25 नवंबर को हम एक्टिव करेंगे। और उसके बाद तीनों पे बेहतर डिस्कशन करेंगे, और केवल 499 रुपीज की वो टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप खुद कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी तो प्लीज लीजिए। ऐसा नहीं, प्लीज का मतलब है कि आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरा, अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है तो जरूर सजेस्ट कीजिए, बोलिए। और मैं उस अगर वो एक पेपर लगाएगा ना आपका दोस्त, तो आपको ये जरूर बोलेगा कि हाँ यार क्वेश्चन में दम था यार, बहुत बढ़िया। नंबर नहीं आते, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, आप में से किसी ने कभी कोई मेरी टेस्ट सीरीज ली होगी तो नंबर नहीं आते मेरी टेस्ट सीरीज में। क्योंकि मेरा उद्देश्य अपनी टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस में नंबर दिलाना है। ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज में नंबर दिलाना नहीं। क्या आप सोचोगे 100 में से 100 ले आओ आपको विजेता बना दूं? नहीं, आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कितने फंसेंगे, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपकी सोच कितनी क्रिस्टल क्लीन है, कितना आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसीलिए वो टेस्ट सीरीज हम इस तरह से प्लान करते हैं कि आपका एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप उसमें से गलत कैसे चाट पाएंगे, उसके ऊपर टिका हुआ। तो ये है। बाकी अभी हमने हमारा नया एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 शुरू कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए,
और ऐप डाउनलोड करके नीचे स्टोर फीचर को क्लिक कीजिए। स्टोर फीचर के ऊपर आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी तो बहुत धन्यवाद, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए सभी को। धन्यवाद।